आगे दाव कपड़े सिल रही होती है कि तभी उधर से किमान उसे देखने के लिए उसके घर आता है और उसे दूर से ही देखता है और उसके बाद उसे कॉल करके बातें करने लगता है। तो यहाँ पर दाव पहले तो किमान को नहीं पहचानती, लेकिन जब वो पहचान जाती है तो वो किमान को कहती है कि सर आपने मुझे कॉल क्यों किया, क्या कोई काम था। तो किमान जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो दाव से किस बारे में बात करे, क्योंकि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा होता है। वो बस दाव से बात करना चाहता है पर किस बारे में बात करे उसे समझ नहीं आता। तो यहाँ पर दाव फिर से किमान से पूछती है कि सर क्या आपको कोई काम था, अगर कोई काम नहीं है तो मैं फोन रखती हूँ। तो किमान कहता है मुझे तुमसे काम है, कल सुबह जब तुम ऑफिस आओगी तो 9 बजे मेरे लिए एक कॉफी बनाकर लाना और वो कॉफी मेरे अनुसार बनना चाहिए। और यहाँ पर किमान दाव को पूरी डिटेल बताता है कि उसे किस टाइप की कॉफी पसंद है। तो दाव वो सारी डिटेल्स नोट डाउन कर लेती है और कहती है सर कल मैं आपको आपके अनुसार वाली कॉफी स्टाफ द्वारा भिजवा दूंगी। तो किमान इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगता है और कहता है कोई स्टाफ नहीं बल्कि तुम लेकर आओगी। और यहाँ पर किमान दाव को हुक्म सुनाकर कॉल कट कर देता है। तो बेचारी दाव पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि वो इतनी डिटेल वाली कॉफी कैसे बनाएगी। और दूसरी तरफ किमान ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो तो दाव के करीब जाने के बहाने ही ढूंढ रहा होता है। अगले दिन होटल को लेकर एक मीटिंग होती है जहाँ पर ये मुद्दा उठाया जाता है कि फूड डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जिस डिपार्टमेंट से हमें बहुत ज्यादा पैसा आता है वहाँ की मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और हमें वहाँ की मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए कुछ काम करने होंगे ताकि सारे स्टाफ अच्छे से काम कर सके, और हमें कुछ असिस्टेंट भी हायर करने होंगे जो हमारे साथ मिलकर अच्छे से काम कर सके। और ये सारा प्रपोजल पृथ्वी का होता है। तो किमान को पृथ्वी का ये प्रपोजल अच्छा लगता है, क्योंकि भले ही किमान को पृथ्वी से कितनी भी प्रॉब्लम हो पर वो बिजनेस को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेता। अगर उसे ये पॉइंट अच्छा लगता है तो वो इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करता बल्कि उस बात को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर किमान पृथ्वी को कहता है जब ये चार्ज तुमने लिया है तो तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, क्योंकि तुम भी इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो और इससे अच्छा मौका तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता खुद को साबित करने का। यहाँ पर इसी बात को लेकर मीटिंग चल रही होती है कि तभी उधर से दाव किमान की कॉफी लेकर आती है। तो यहाँ पर सिरी जब दाव को देखती है तो वो दाव से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो किमान कहता है कि मैंने ही इसे यहाँ पर बुलाया है। ये बात जानकर तो सिरी के होश ही उड़ जाते हैं। आगे मीटिंग खत्म हो जाती है और सारे लोग काम पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर दाव किमान को अपने हाथों से बनाया हुआ कॉफी देती है और कहती है मैंने बहुत ही मेहनत से ये कॉफी बनाई है, वो भी पहली बार। मुझे नहीं पता कि ये कॉफी अच्छी बनी है या नहीं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस कॉफी को अच्छे से बनाने के लिए। तो किमान ये सब सुनकर बहुत ही खुश होता है और उस कॉफी को ट्राई करता है तो उसे वो कॉफी काफी अच्छी लगती है और वो कहता है ये कॉफी उतनी भी बुरी नहीं है बल्कि पीने लायक है। ये बात सुनकर दाव को बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहती है थैंक यू सर, आपको मेरी बनाई हुई कॉफी अच्छी लगी। और दाव ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो किमान कहता है दाव आज शाम को तुम क्या कर रही हो, क्या आज शाम को तुम फ्री हो? अगर आज शाम तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए मेरे साथ बाहर चलना। तो दाव कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी यादव को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसके ही थॉट्स की वजह से आज के महान को उसका प्रपोजल अच्छा लगा होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी यादव को कहता है तुम अपने काम में बहुत ही माहिर हो और खासकर तुम मेरे भाई के स्टाइल को भी जानती हो, इसलिए तो तुम्हारा आइडिया मेरे भाई पर काम कर गया और उसने मुझसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं की बल्कि उसने तो मेरा इस मामले में साथ दिया। तो यादव ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है और कहती है मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो मैं आपके फायदे के लिए ही सारे काम करूंगी। यहाँ पर पृथ्वी को क्या पता कि यादव किमान के नेचर से पूरी तरह से वाकिफ है, क्योंकि उसने किमान को डेट किया होता है, इसलिए उसे पता होता है कि किमान का कैसा नेचर है और वो किस वक्त किस तरह रिएक्ट करता है। और यादव इसी बात का फायदा उठा रही है। दूसरी तरफ सारे शेफ बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और स्टाफ बहुत ही कम। और अब जब इस बारे में मीटिंग हुई है तो वो ज्यादा स्टाफ बढ़ाने के बजाय बस एक ही स्टाफ हायर कर रहे हैं, क्योंकि वो होटल का बजट नहीं बढ़ाना चाहते, जिस वजह से वो लोग परेशान रहते हैं। कि तभी उधर से पृथ्वी आता है और उन लोगों की परेशानियों को सॉल्व करता है और कहता है तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोगों पर काम का प्रेशर ज्यादा नहीं आएगा, मैं इस मामले को बहुत ही अच्छे से हैंडल करूंगा जिससे तुम लोग आराम से काम कर सको। दूसरी तरफ की महान दाव को डिनर पर लेकर जाता है। तो यहाँ पर दाव कहती है सर आपको मुझसे क्या बात करनी, प्लीज मुझे बताइए। तो यहाँ पर की महान कहता है मुझे याद नहीं कि मुझे तुमसे क्या बात करनी थी, आओ खाना खाते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तो दाव को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है अगर सर आपको कोई काम नहीं था तो मैं चलती हूँ। और दाव उठ पुट कर वहाँ से जाने लगती है। तो किमान कहता है मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। तो दाव बैठ जाती है। तो किमान कहता है कल तुम और पृथ्वी एक दूसरे से बहुत ही हंस कर बातें कर रहे थे, बताओ तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे, मुझे कल के बारे में सब कुछ जानना है। तो दाव कहती है सर मुझे माफ करिए लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपने ही तो मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं अपने सुपरवाइजर के बारे में गॉसिप नहीं कर सकती। तो फिर मैं आपके ऑर्डर
ऑर्डर की अवहेलना कैसे कर सकती हूँ। तो किमान जब ये सुनता है तो वो बेचारा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें अपने बारे में गॉसिप करने से मना किया था, ना कि तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने से। वैसे भी तुम मेरे अंडर काम करती हो और तुम्हारा काम ही है कि तुम मुझे सारी बातों की रिपोर्ट दो। पर दाव यहाँ पर किमान को कल की बातें नहीं बताती, उल्टा उसे ऐसे बातों में फंसाती है जिस वजह से किमान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कुछ कह भी नहीं पाता। दूसरी तरफ तेज शशि को बता रहा होता है कि पृथ्वी बहुत ही काबिल है, वो आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेगा, इसलिए अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए एक ऐसी लाइफ पार्टनर लेकर आनी चाहिए जो उसकी लाइफ में खुशियां भर दे। तो यहाँ पर शशि तेज को कहती है कि ये दिल के मामले हैं, ये पृथ्वी को ही हैंडल करने दो, वो अपनी लाइफ में किस लड़की को लाना चाहता है और किस लड़की को नहीं, ये फैसला उस पर ही छोड़ दो, क्योंकि हमें इस मामले में उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो तेज कहता है मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस उसके भले के लिए ये सब कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा पृथ्वी के महान की तरह नालायक निकले और किसी लड़की को हमारे कपार पर मर दे। वैसे भी किमान एक नंबर का आवारा और अय्यास लड़का है जिसे बस लड़कियों के साथ अय्यासियां करना और पैसे बर्बाद करना आता है, और मैं नहीं चाहता कि पृथ्वी उसकी संगत में आकर कुछ ऐसा वैसा कर दे जिससे हमारी नाक कट जाए, क्योंकि किमान तो हमारी नाक कटा ही रहा है। और यहाँ पर तेज अपने बेटे किमान के बारे में बुरा भला कहने लगता है कि तभी उधर से किमान आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है आपका छोटा बेटा ही लायक है, मैं तो नालायक हूँ ना। तो यहाँ पर फिर से वो अपने पापा से इसी बात को लेकर लड़ाई करने लगता है और दोनों में बहस हो जाती है। यहाँ पर उसके पापा फिर से उसे खरी खोटी सुनाते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह एक नंबर का धोखेबाज और अय्यास है जिसे बस पैसों की बर्बादी और लड़कियों के साथ अय्यासी करने में मजा आता है। तो यहाँ पर किमान भी चुप नहीं रहता और वो कहता है अगर मेरी मॉम इस टाइप की औरत थी तो मेरा बाप भी कुछ कम नहीं था, अगर मेरी माँ बदचलन थी तो मेरा बाप भी तो बदचलन ही था ना। और वैसे मुझ में ये सारे गुण तो आप ही की वजह से ही आए हैं, क्योंकि जैसा बाप होता है वैसा ही तो बेटा निकलता है। तो तेज को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो किमान को अपने घर से बाहर निकल जाने को कहता है, पर किमान अपने बाप की सारी बकवास बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर शशि तेज को शांत करती है और कहती है वो अभी बच्चा है, प्लीज उस पर गुस्सा मत करो। तो तेज कहता है तुम्हें लगता है वो बच्चा है, वो बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान है जो रोज मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करता रहता है। दूसरी तरफ किमान और तवान अपनी नानी से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। तो यहाँ पर किमान अपनी नानी को पूरी बात बताता है तो उसकी नानी कहती है तुम्हारा बाप तो चाहता ही है कि तुम दोनों घर छोड़कर चले जाओ ताकि वो अपनी पूरी जायदाद अपनी दूसरी बीवी और अपने नाजायज बेटे को दे सके, लेकिन तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तुम लोग उसी घर में रहना क्योंकि उन सारी जायदाद पर तुम दोनों का ही हक है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने जिस जमीन पर होटल बनाया है ना वो जमीन तुम्हारी माँ की थी, इसलिए देश की सारी प्रॉपर्टी पर बस तुम दोनों का ही हक है, ना कि उस पृथ्वी का, और तुम लोग उसे हासिल करके रहोगे। तो यहाँ पर तवान अपनी नानी से पूछती है कि क्या सच में मेरे पापा मेरी मॉम को डिवोर्स देना चाहते थे, कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर तेज अपनी वाइफ सुधा को डिवोर्स दे रहा होता है, पर सुधा इस बात से इनकार कर रही होती है क्योंकि वो तेज से प्यार करती है और वो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती, क्योंकि उसके दो छोटे बच्चे होते हैं जिसके सर से वो उनके बाप का साया नहीं छीनना चाहती। इसलिए यहाँ पर सुधा तेज को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, पर यहाँ पर तेज सुधा की एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे मारने पीटने लगता है और कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर किमान भी अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर खूब रोता है क्योंकि वो चाहकर भी अपनी मॉम की हेल्प नहीं कर पाता। आगे सुधा मार खाने के बाद खूब ड्रिंक करती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब वो अपनी लाइफ में क्या करे, क्योंकि वो तेज से बहुत ही प्यार करती है और वो तेज से अलग नहीं होना चाहती, इसलिए वो सुसाइड करने का फैसला करती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसे ये सब करने से रोक लेती है और कहती है तुम ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो, तुम एक इंसान की वजह से अपनी लाइफ को खत्म करना चाहती हो, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो सुधा कहती है मॉम मैं नहीं जीना चाहती, मैं तेज से दूर नहीं रह सकती, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती, प्लीज मॉम मेरी हेल्प करो। तो यहाँ पर उसकी मॉम समझाती है कि अगर वो इंसान तुम्हें छोड़ना चाहता है तो तुम भी उसे छोड़ दो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, इसलिए उसके सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उस इंसान को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती है और समझाती भी है। आगे नानी उन लोगों को कहती है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे बाप की वजह से बहुत दुख झेले हैं, लेकिन तुम लोग अपने बाप के सामने घुटने मत टेकना, तुम लोगों का जो है उसे तुम लोग हासिल करके रहना। तो तवान कहती है नानी अगर आप हमारे साथ नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, क्योंकि एक आप ही हैं जो हमें इतना प्यार करती हैं और हमारे बारे में सोचती हैं। तो नानी कहती है मैं भी तो तुम दोनों बच्चों का मुँह देख कर ही जी रही हूँ। दूसरी तरफ अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रही होती है और सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे रही होती है कि तभी उधर से उसके चाचा आते हैं और फाको जब इस तरह
शेफ की तैयारी करते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारी माँ भी एक शेफ थी और तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही एक शेफ बनोगी। जब तुम्हारी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी और तुम पर कितना प्राउड फील करेगी। तोफा जब ये सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इस बारे में उसे किसी ने भी नहीं बताया होता है। तो यहाँ पर वो अपने चाचा से अपनी मॉम के बारे में पूछने लगते हैं कि आपने हमें क्यों नहीं बताया कि हमारी मॉम एक शेफ थी। और यहाँ पर वो लोग अपनी मॉम के बारे में अपने चाचा से और बातें पूछने लगती है पर उसके चाचा उसे कुछ भी नहीं बताते, उल्टा बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो बेचारी वो दोनों बहनें पूरी तरह से परेशान हो जाती है। आगे फात दाव को कहती है हमें अपनी मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना, हमने बस उन्हें बचपन में ही देखा था, अब तो हमें याद भी नहीं है कि वो कैसी दिखती थी क्योंकि उनकी एक फोटो भी हमारे पास नहीं है। और जब भी हम लोग उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछते थे तो वो हमेशा बातों को टाल देते थे जैसे वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो। आगे दाव और फा की मॉम की एंट्री होती है जो 20 साल बाद जेल से बाहर निकली हुई होती है क्योंकि तेज ने उसे ड्रग्स मामले में फंसाकर उसे जेल भेज दिया होता है, जिस वजह से वो 20 साल तक जेल के अंदर होती है और अपनी सजा काट रही होती है। लेकिन आज उनकी सजा पूरी हो गई होती है जिस वजह से वो जेल से बाहर निकल गई होती है। इधर दाव काम पर जा रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे बचा लेती है। तो दाव यहाँ पर अपनी मॉम से मिलती तो है पर वो अपनी मॉम को नहीं पहचान पाती और यहाँ पर दाव की मॉम भी दाव को नहीं पहचान पाती और ये दोनों एक दूसरे से अजनबियों की तरह मिलते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ पा को बहुत सारे गुंडे मार रहे होते हैं क्योंकि पा ने उन लोगों से पैसे उधार लिए होते हैं जुआ खेलने के लिए, पर सही टाइम पर उन लोगों के पैसे नहीं चुकाए होते हैं जिस वजह से वो लोग अपना पैसा मांगने के लिए उसे मार रहे होते हैं। पर पा के पास पैसे नहीं होते उन लोगों को देने के लिए कि तभी वहाँ पर दाव की मॉम की एंट्री होती है और यहाँ पर वो उन गुंडों को पैसे देकर अपने देवर को छुड़ाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं तो यहाँ पर पा अपनी भाभी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपनी भाभी को कहता है कि आप जेल से बाहर आ गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अब आप घर चलिए। दाव और फा आपको देखकर बहुत ही खुश होगी उन्हें जब पता चलेगा कि उनकी मॉम जिंदा है। तो यहाँ पर रति कहती है मैं अभी घर नहीं जा सकती और ना ही अपनी बेटियों को बता सकती हूँ कि मैं जिंदा हूँ क्योंकि जब तक मैं अपनी बेगुनाही सबके सामने साबित नहीं कर देती तब तक मैं अपनी बेटियों से नहीं मिल सकती। आगे रति अपने पुराने घर जाती है और वहाँ जाकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। उसके बाद रति अपने खजाने से पैसे निकालती है क्योंकि उसने जेल जाने से पहले बहुत सारे पैसे छुपा कर रखे होते हैं। जब पा वो पैसे देखता है उसे देखकर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि उसकी तो एक ही कमजोरी रहती है वो है पैसा। आगे रति पा को थैंक्स कहती है क्योंकि उसके जाने के बाद उसने उनकी बेटियों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा होता है। लेकिन रति अभी भी घर जाने का फैसला नहीं करती क्योंकि उसके अंदर बदले की आग जल रही होती है क्योंकि तेज ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी होती है। अगर तेज ने उसके साथ वो सब नहीं किया होता तो आज वो अपने पति और बेटियों के साथ अच्छी लाइफ जी रही होती, उसकी बेटी इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खा रही होती। ये सब तेज की वजह से हुआ होता है जिस वजह से उसके अंदर तेज को लेकर बदले की आग जल रही होती है। तो पा कहता है वो लोग बहुत ही पावरफुल है, तुम उन लोगों से नहीं लड़ सकती। तो रति कहती है मैं उन लोगों से लड़ नहीं सकती लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ भी नहीं सकती, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी उन लोगों को बर्बाद करने की क्योंकि उन लोगों ने मेरी खुशियों में आग लगाई है तो मैं उन लोगों को खुश कैसे रहने दे सकती हूँ। और यहाँ पर रति पा को कुछ पैसे देती है ताकि वो उसकी बेटियों को दे सके। तो पा पैसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता और अपनी भाभी से पैसे मांगने लगता है और कहता है मैंने आपकी बेटियों का ख्याल रखा है ना, अपनी बेटी समझकर क्या आप मुझे पैसे नहीं देंगी। तो उसकी भाभी ये बात सुनकर हंसने लगती है और उसे भी कुछ पैसे देती है। दूसरी तरफ तेज को एक बुरा सपना आता है कि उसका को फाउंडर अरान उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये बात जानकर वो पूरी तरह से डर जाता है। तो यहाँ पर शशि उसे कहता अब तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है जो तुम इस तरह के बुरे बुरे सपने देख रहे हो, हमारे बेटे तो कंपनी को संभाल रहे हैं ना, तुमने तो कहा था कि एक बार हमारा बेटा कंपनी संभालने लगेगा तो तुम सारे टेंशन से फ्री हो जाओगे। तो तेज कहता है मैं अभी टेंशन फ्री नहीं हो सकता, जब तक मैं पृथ्वी को इस कंपनी का चेयरमैन नहीं बना देता तब तक मैं शांत से नहीं बैठ सकता। तो शशि कहती है लेकिन ये तो किम हान के साथ अन्याय होगा ना, क्योंकि ओहदे के मुताबिक किम हान को इस कंपनी का चेयरमैन बनना चाहिए। तो तेज कहता है तुम क्या बात कर रही है, वो किम हान इस कंपनी को चलाएगा, वो इस कंपनी को चलाएगा नहीं बल्कि बर्बाद कर देगा, और वैसे भी किसे पता कि उसके रग में किसका गंदा खून दौड़ रहा है। तो शशि कहती है तुम अभी भी उसी बात को लेकर अटके हुए हो, तुम्हें अभी भी लगता है कि किम हान तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम अपनी वाइफ पर कैसे शक कर सकते हो कि महान तुम्हारा ही बेटा है। पर तेज इस बात को मानने से इनकार कर देता है और उल्टा ये कहता है कि मुझे सुधा के कैरेक्टर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, उसका बहुत सारे मर्दों के साथ चक्कर था, इसलिए मैं किसी और के बेटे को अपनी कंपनी का चेयरमैन तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, मेरी कंपनी का चेयरमैन तो पृथ्वी ही बनेगा। दूसरी तरफ की महान दाव को मिलने के लिए बुलाता है और दाव को कहता है कि आज के बाद तुम मेरे अंडर काम करोगी और सारी चीजों की रिपोर्ट तुम मुझे दोगी। तो दाव यहाँ पर कहती है कि मैं
यहाँ पर सेक्रेटरी बनने नहीं आई बल्कि इस होटल के फ्रंट डेस्क पर काम करने के लिए आई हूँ। तो किम हान कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें सेक्रेटरी की जॉब दे रहा हूँ, तुम वही काम करोगी, लेकिन आज के बाद वहाँ की सारी रिपोर्ट तुम आकर मुझे दोगी और मुझे ही सारी चीजें बताओगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करने होंगे। तो बेचारी दाव को मजबूरन किम हान की ये बात माननी पड़ती है। एक्चुअली किम हान ये सब कुछ जानबूझकर करता है ताकि वो दाव के करीब रह सके।